हाय एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट क्लासेस पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ और हमने ये देखा था कि सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से, जिसमें हमने तय किया था कि हम पहले ज्योग्राफी शुरू करेंगे और हमने ये भी देखा था कि हमें ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कितने टोटल चैप्टर हैं, सारे मार्क्स का वेटेज क्या है, ये सारा जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कक्षा 10 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जो है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, जिसे इंग्लिश में अगर देखें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमें हेडिंग से ही नज़र आ रहा है, इसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है, क्या होता है, क्या नहीं, ये सारा जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना क्या है। पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं, फिर उसी आधार पर हम चलेंगे। तो पूरा ओवरव्यू क्या है, पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा संसाधन। संसाधन क्या है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। संसाधन क्या है, अगर इंग्लिश में इसे देखें तो क्या कहेंगे हम, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इसमें संसाधन का वर्गीकरण। जिसमें हम संसाधन को वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग वर्गों में रख के हम उसे पढ़ेंगे, जानेंगे कि संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड हमारा टॉपिक है यहाँ पे संसाधन का विकास। संसाधन का विकास टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, हम इसमें देखेंगे कि मनुष्य ने समय के साथ साथ कैसे संसाधनों को विकसित किया, कैसे उसके प्रयोग में वृद्धि हुई, इस सब के बारे में हम जानेंगे। जिसे हम इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। फोर्थ हमारा पॉइंट है संसाधन नियोजन, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। पहले हम संसाधन के बारे में, उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लान करेंगे कि किस प्लान्ड वे में संसाधन का प्रयोग होना चाहिए, कैसे प्रयोग करेंगे कि उनका ऑप्टिमम यूज़ होगा और लेस उसका साइड इफेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका भू संसाधन, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। भू संसाधन, दैट इज लैंड रिसोर्सेस। हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस, और इसी में हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेस के प्रकार। सिक्स्थ हमारा टॉपिक है भू उपयोग। सिक्स्थ हम पढ़ने वाले हैं लैंड का यूज़ क्या है, और इसी में हम देखेंगे भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है, लैंड यूज इन इंडिया। इसके बाद हमारा सेवन्थ जो बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका संसाधन संरक्षण। संरक्षण, यहाँ पे हम संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली हम यहाँ पे सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, उसका संरक्षण हमें कैसे करना है। अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 2 टॉपिक इंक्लूड होगा। हमें मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण पढ़ना है।
व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 8th हमारा टॉपिक है मृदा क्या है, या फिर मृदा संसाधन। 8th हमारा टॉपिक है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 9th टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, मृदा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें टोटल 9 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें से हमें 3 टॉपिक पर मोस्टली ध्यान देना है, संसाधन का वर्गीकरण, और संसाधन का वर्गीकरण के साथ साथ हमें इसका डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। और हमारा 2 टॉपिक है, एक हो गया आपका मृदा का निम्नीकरण एवं संरक्षण, और हमारा 3rd टॉपिक है मृदा का वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक टॉपिक के बारे में डिटेलिंग में जानकारी निकालेंगे और हर विषय पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, संसाधन। हेडिंग दीजिए संसाधन, इंग्लिश में देखें तो रिसोर्स। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबके मन में ये क्यूरियोसिटी की होगी कि संसाधन होता क्या है, क्या है संसाधन, कैसे उसे डिफाइन करेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, संसाधन आप किसे कहेंगे? सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक एनसीईआरटी देखा होगा तो वहाँ क्या दिया हुआ है, प्रकृति से हमें मिलने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता पूरा करने में प्रयोग होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहेंगे। तो कैसे हम जानेंगे, कैसे हम अपने आसपास के एरिया में जज करेंगे कि क्या संसाधन है क्या नहीं है? तो जैसे कि हम अपने आसपास में देखते हैं, आप मान के चलिए कि हवा हम कैसे प्रयोग करते हैं, हम अपने मानव जीवन में हवा का क्या यूज़ है? बहुत सारे यूज़ है। संसाधन के तौर पे हवा का हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं, जैसे सांस लेने में, अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरा है हमारा खाना बनाने में, खाना बनाने के लिए अगर हवा नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी, और आग नहीं जलेगी तो फिर खाना बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करना है कि संसाधन क्या है। ठीक है, और इसी के आधार पर फिर हम संसाधन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अपने स्तर पर कि हम क्या डेफिनेशन रखें संसाधन का। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा संसाधन का डेफिनेशन में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आवश्यकता पूर्वक, आवश्यकता पूरा करना। हमारे ह्यूमन नीड को पूरा करना संसाधन का पहला रिक्वायरमेंट है। अगर वो हमारी नीड को पूरा करेगा तभी वो संसाधन होगा। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो व्यर्थ होता है। तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे? तो यही है संसाधन का सबसे पहला पॉइंट, कि संसाधन जो है आवश्यकता पूरक होना चाहिए। क्या देखा हमने पहला पॉइंट? आवश्यकता पूरा करने वाला, अर्थात प्रकृति में मौजूद हर वो वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त होता है, उसे हम संसाधन कहेंगे। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लग रहा है जो एक बच्चा लेवल का है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग किस तरह से कहेंगे कि वो एक मैच्योर डेफिनेशन बन के आएगा, जो कि हम बोर्ड के एग्जाम में आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि वो आवश्यकता पूरक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, कि उस संसाधन को प्रयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। संसाधन को प्रयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोयला है, लेकिन हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास माइंस नहीं है, हमारे पास मशीन्स नहीं है, तो फिर उसका क्या लाभ, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। वो संसाधन तो है बट हमारे यूज़ का नहीं रह जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि
लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमारे पास एलईडी बल्ब होना चाहिए। अगर मान के चलिए घर में करंट है, आपका लाइट आ रहा है, लेकिन आपके पास बल्ब ही नहीं है, तो आप उसको यूज़ कैसे कर पाइएगा? तो हमारे पास प्रौद्योगिकी होने की आवश्यकता है। थर्ड हमारा पॉइंट है इसमें आर्थिक रूप से संभव्य होना चाहिए, अर्थात जो हमारा रिसोर्स है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम ज़मीन से मान के चलिए आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ खोद के निकाल रहे हैं और उसमें आप हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो लाभ हो रहा है वो बहुत माइनर है, तो फिर वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से उसे संभाव्य होना चाहिए, तभी वो संसाधन कहलाएगा। ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। कोई भी संसाधन तब संसाधन बनता है जब उन्हें हम सांस्कृतिक तौर पे मान्यता देते हैं। अर्थात आप इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? गोल्ड हमारे समाज में काफ़ी प्रीशियस माना जाता है, बहुत सारे फंक्शंस में गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हमने सांस्कृतिक तौर पे मान्यता प्राप्त कराया है, तब जाके वो एक वैल्यूएबल मैटर बना है, एक वैल्यूएबल संपदा है हमारे लिए। तो ये चारों पॉइंट्स हमें संसाधन में इंक्लूड करने होंगे। इसके बाद हमारा संसाधन का परिभाषा बनेगा, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन चारों पॉइंट को समराइज करके हम संसाधन को कैसे परिभाषित करेंगे? हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त हो, जिसको प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और गलत हो गया यहाँ पे, फिर से करना। तो हाँ, तो ये 4 पॉइंट्स को लेके अब हम कोशिश करते हैं कि डिफाइन कर पाए हम संसाधन को। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे संसाधन को? हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूरा करने में प्रयुक्त हो, जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो संसाधन कहलाता है। यहीं पर अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या होगा? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, विच satisfy our need and which is technologically accessible, economically feasible and culturally valuable is called as resource। तो हम लोग को डिफाइन कर चुके हैं। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है हमारा मानव निर्मित या मानवीय संसाधन, जिसे हम कहेंगे मैन मेड। मानवीय संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेस। तो अंतर क्या है दोनों में, क्या होता है क्या नहीं होता है, जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या देख सकते हैं? जल। जल को मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये हमें प्रकृति से मिला है, अर्थात ये एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा हो गया वनस्पति या फिर पेड़ पौधे। पेड़ पौधे मनुष्य ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति ने हमें दिया है।
तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ हैं, आप खनिज संपदा भी देख सकते हैं बहुत सारी, जैसे कोयला, जैसे आपका वायु, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप खुद से ये चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या प्राकृतिक संसाधन है और क्या मानव निर्मित। और मानव निर्मित की हम बात करें तो उस प्रकार के संसाधन जिसको मानव ने बनाया है वो मानव निर्मित संसाधन हो गए। जैसे हमारे द्वारा बनाया गया घर, ये एक मानव निर्मित संसाधन है जिसका हमने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बनाया है। तो ये हो गया घर। दूसरा कार, कपड़े, हर वो चीज़ जिनका निर्माण फैक्ट्रीज में होता है, जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, मतलब वो मानव निर्मित संसाधन है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें यहाँ पढ़ना क्या है। हमारा जो ये सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक यहाँ पे हमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधन पढ़ना, हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है उनका भी वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत करते हैं और हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधन का भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण देखते हैं। पहला आधार है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जैव संसाधन, जिसे हम कहेंगे बायोटिक रिसोर्सेस। जैव संसाधन, तो जैव संसाधन होता क्या है? जैसे कि नाम से ही हम समझ में आ रहा है, जैव संसाधन जो जीवित है, उस प्रकार के संसाधन जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मनुष्य। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना? मनुष्य एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति ने बनाया है। और दूसरी बात क्या? उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य जो है एक जीवित प्राणी है, इसमें जान है, इसमें प्राण है, तो इसे हम जैव संसाधन कहेंगे। दूसरा हमारा हो गया पेड़ पौधे। ये भी जीवित होते हैं, तो एक जीवित संसाधन हो गए जो प्रकृति ने हमें दिया है। दूसरा आधार क्या है? दूसरे वर्ग क्या होगा हमारा? अजैव संसाधन। अबायोटिक। उस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जिनमें जान नहीं होता है उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे हर वो चीज़, हर वो संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है जिस पे जान नहीं है, उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा खनिज संपदा। खनिज संसाधन हमें प्रकृति ने दिया है परंतु उसमें जान नहीं है, इसीलिए हम उसे अजैव संसाधन कहेंगे। दूसरा हमारा हो गया जीवाश्म ईंधन। आदि ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार के संसाधन जो है वो जैव संसाधन होंगे और कौन से संसाधन है जो वो अजैव संसाधन होंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं संसाधन का वर्गीकरण से। उनसे मैक्सिमम आपका ऑप्शन ही पूछा जाता है कि आपको कुछ क्या दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। मान के चलिए कि जल, वो किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक, अजैव संसाधन। जल एक अजैव संसाधन है। आगे देखते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है समाप्यता के आधार पर। सेकंड क्या है? समाप्यता के आधार पर। ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी समाप्यता के आधार पर भी संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा नवीकरणीय, रिन्यूएबल, दूसरा है हमारा अनवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल। तो जैसा कि हमें देखकर ही समझ में आ रहा है टर्म, पहला हमारा वर्गीकरण क्या है, नवीकरणीय। तो वैसे संसाधन जिनको नया किया जा सकता है, जिनको रीयूज किया जा सकता है, इसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो गया, वे सभी प्राकृतिक संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और यौगिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के पश्चात पुनः यूज किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे कि कौन सा संसाधन नवीकरणीय है या नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा वायु, जल, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। दूसरा हमारा नॉन रिन्यूएबल, वैसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार किया जा सकता है, एक बार प्रयोग के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या उनका दूसरे फॉर्म में रूपांतरण हो जाता है, जिन्हें हम पुनः रीयूज नहीं कर सकते, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला को एक बार आप जला दीजिए, खत्म हो जाएगा, जलने के बाद वो सिर्फ कार्बन बचेगा, वो रीयूजेबल नहीं है। दूसरा हो गया हमारा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन एक बार जल के खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। वो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो हो गया, फिर हम उससे पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्गीकरण भी हो गया, ध्यान रखेंगे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दोनों का वर्गीकरण से पूछा जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड हम कैसे वर्गीकृत करेंगे संसाधनों को। थर्ड हमारा पॉइंट होगा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को चार तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, जिसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे कोई किसान का खेत, वो उस किसान की पर्सनल संपत्ति है, वो उसका व्यक्तिगत संसाधन है, उस खेत पर वही खेती करता है। दूसरा हमारा हो गया सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेस। क्या हो गया हमारा सामुदायिक संसाधन। तो उस प्रकार के संसाधन जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। उदाहरण क्या है इसका,
वैसे संसाधन जिस पे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप मान लीजिए आपके गांव का मैदान, उस पे उस गांव के सभी लोगों का अधिकार है, पर्टिकुलरली वो कोई एक आदमी का नहीं है। थर्ड नंबर में क्या है हमारा, स्वामित्व के आधार पर हम लोग किस तरह से वर्गीकृत, थर्ड नंबर में राष्ट्रीय संसाधन। नेशनल रिसोर्सेस। हर वो संसाधन जो किसी देश के सीमा रेखा के अंदर है वो उस देश की राष्ट्रीय संसाधन हो गया। उदाहरण के तौर पर हम समझ के चलेंगे, हमारे सरकार द्वारा बनाई गई सड़कें, तो वो सड़क हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, उस पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष का अधिकार नहीं है, वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति होंगी। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, हमारे देश के लिए बनाई गई खाने, जहाँ से खनिज लवण का एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो पूरे देश के लिए प्रयोग में आने वाली है, तो हमारी होगी राष्ट्रीय संसाधन। फोर्थ हमारा वर्गीकरण है अंतरराष्ट्रीय। सेट अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी देश का नहीं होता है, किसी देश की सीमा से बाहर होता है। तो किसी देश की सीमा से कितना बाहर, किसी भी देश की तट सीमा से, जैसे मान के चलिए ये हमारा देश भारत है, तो उसकी तट सीमा से 200 माइल्स, 200 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है, वहाँ तक का क्षेत्र देश का होता है। वहाँ पर मौजूद जो भी संसाधन होंगे वो देश विशेष के होंगे, परंतु उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होती है। वहाँ पर जाकर कोई शोध करने के लिए, अगर वहाँ पे आपको मान के चलिए कोई आइलैंड मिल गया, तो उस पर कोई देश का अधिकार नहीं होगा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होगी। ठीक है। फोर्थ हमारा वर्गीकरण का आधार है विकास के स्तर के आधार पर। तो आइए देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया है। फोर्थ हमारा क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर on the basis of status of development। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा संभावी संसाधन। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसे, पोटेंशियल रिसोर्सेस। संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस, उस तरह के रिसोर्सेस को कहा जाता है जो देश में उपलब्ध तो है परंतु उसे अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, उससे भी प्रयोग में लाया जा सकता था, तो उस प्रकार के संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे देश में गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के यूज़ कर एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं, परंतु अभी हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा होता है विकसित संसाधन। डेवलप्ड रिसोर्सेस। उस प्रकार के संसाधन जिनका पूर्ण विकास हो चुका है, जिनका हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, जो अभी हम ऑप्टिमम यूज में ला रहे हैं। जैसे अभी हम मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ से हमारा पावर का जनरेशन हो रहा है। दूसरा हमारा कोयला, उसका हम ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। थर्ड हम देखें तो जीवाश्म ईंधन, फोजल फ्यूल, जिस पर हमारा अभी की
अर्थव्यवस्था का 45% भाग टिका हुआ है। अगर फॉसिल फ्यूल समाप्त हो गया अचानक से तो समझिए सब हिल के रह जाएगा। थर्ड हमारा इसका प्रकार है भंडार, स्टोर्ड। और फोर्थ हमारा है संचित, जिसे हम रिजर्व्ड कहते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है। उस प्रकार के संसाधन को हम भंडारित या संचित संसाधन कहेंगे जो किसी देश में उपलब्ध तो है परंतु उसे सरकार अभी यूज़ नहीं कर रही है, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रख रही है, आने वाले जनरेशन के लिए या फिर आने वाली विषम परिस्थिति में हम उसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की काफ़ी संभावनाएं हैं, परंतु सरकार उसे जानकर भी नहीं कर रही है, उसे भविष्य के लिए बचा के रख रही है। अगर भविष्य में फॉसिल फ्यूल से हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बैठाया जाएगा जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है स्टूडेंट्स? हमने देखा कि हमें इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। हमने संसाधन को परिभाषित किया और हमने संसाधन को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया। तो क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर आने वाला है? संसाधन का विकास, कैसे समय के साथ साथ संसाधन विकसित हुए, कैसे उनका प्रयोग हुआ, उनके प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव हुए, क्या लाभ हुआ, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।